नमस्कार, मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ इनसाइड डेली में। सिर्फ 10 मिनट 10 टॉप न्यूज़ आपको रखे सबसे आगे। आज की टॉप हेडलाइंस हैं। राहुल गांधी का बड़ा बयान, बर्लिन से भाजपा पर आरोप। इंडियाज वोटर लिस्ट एसआईआर ड्राफ्ट कंटिन्यूज, इलेक्शन कमीशन अपडेट। बांग्लादेश में भीड़ हिंसा मामला, ढाका के कई हिस्सों में तनाव जारी। बांग्लादेश में हिंसा मामला, दिल्ली में वीएचपी और बजरंग दल के विरोध प्रदर्शन। शांति वार्ता के बाद रूस ने यूक्रेन पर फिर से हवाई हमला किया। भारतीय शेयर मार्केट अपडेट। एक बड़े ब्लॉक सौदे के बाद बेलराइज इंडस्ट्रीज के शेयर 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर। अपोलो टेक्नो इंडस्ट्रीज आईपीओ ओपन्स टुडे। मोटोरोला एज 70 लॉन्च इन इंडिया टुडे। चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली खबर पर। राहुल गांधी का बड़ा बयान, बर्लिन से भाजपा पर आरोप। We have been able to replicate it. We've won election in Telangana. We've won election in Himachal Pradesh. We've been raising issues as far as the fairness of elections in India is concerned. I've done press conferences where we have clearly shown, without shadow of a doubt, that we won the Haryana election. That we actually don't feel that the Maharashtra election was fair. There is a full-scale assault taking place on the institutional framework of our country. We asked direct questions to the Election Commission. I mean, I don't know if you've seen that press conference. Brazilian woman is voting in Haryana. I mean, is on the voting list 22 times in Haryana. One woman is voting 200 times in one polling booth. And when we're asking these questions to the Election Commission, we're not getting a response. So that's one aspect of it, that we fundamentally believe that there is a problem with the electoral machinery in India. आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बर्लिन से एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि भाजपा देश के लोकतांत्रिक स्थानों को प्रभावित कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि ईडी, सीबीआई के पास भाजपा के खिलाफ एक भी मामला नहीं है, जबकि विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई होती है। उनके बयान ने राजनीतिक वाद विवाद तेज कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी यह बयान विदेश में रहते हुए दे रहे हैं, जो असामान्य है। विपक्षी नेता ने यह भी कहा कि भाजपा की नीतियां किसानों और आम लोगों को प्रभावित कर रही हैं। उनका यह बयान चुनावी राजनीति को गर्म करने वाला माना जा रहा है। भाजपा ने अभी तक इस बयान पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। इंडियाज वोटर लिस्ट एसआईआर ड्राफ्ट कंटिन्यूज, इलेक्शन कमीशन अपडेट्स। भारत की इलेक्शन कमीशन ईसीआई ने आज 23 दिसंबर को एसआईआर 2026 के लिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दिया। ड्राफ्ट लिस्ट केरला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान एंड निकोबार के लिए प्रकाशित हुए। एलिजिबल वोटर्स अब अपना नाम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। मतदाता अगर असंतुष्ट है तो ऑब्जेक्शन विंडो भी दिया गया है। करेक्शन रिक्वेस्ट सबमिशन तक 18 जनवरी 2026 तक खुला रखा जाएगा। ईसीआई ने कहा कि फाइनल रोल को जनवरी 2026 में फाइनलाइज किया जाएगा। यह प्रक्रिया जनरल इलेक्शंस से पहले वोटर बेस को साफ करने के लिए है। ड्राफ्ट में डुप्लीकेट एंट्रीज को हटाने का प्रयास किया गया है। केरला में जिन वोटर्स के नाम अपडेटेड करवाया है, वह लिस्ट अब ऑनलाइन विजिबल है। राजस्थान, बिहार और वेस्ट बंगाल के लिए भी जल्द पब्लिकेशन एक्सपेक्टेड है। चलिए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर। शांति वार्ता के बाद रूस ने यूक्रेन पर फिर से हवाई हमला किया। रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों में मंगलवार को एक बच्चे सहित कम से कम 3 यूक्रेनी मारे गए, जिससे व्यापक आपातकालीन बिजली कटौती हुई और पड़ोसी पोलैंड को अपने जेट विमानों को तैनात करना पड़ा। यूक्रेन के प्रधानमंत्री यूलिया ने कहा कि लगभग 4 साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में हुई वार्ता के एक और दौर के कुछ दिनों बाद हुए इन हमलों से पश्चिमी क्षेत्रों में स्थित ऊर्जा सुविधाओं को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। पश्चिमी यूक्रेन से सटे
नाटो सदस्य पोलैंड ने कहा कि रूसी हमलों में सीमा के पास के क्षेत्रों को निशाना बनाए जाने के बाद पोलिश हवाई क्षेत्र की रक्षा के लिए पोलिश और सहयोगी विमानों को तैनात किया गया था। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने कम से कम 13 क्षेत्रों को निशाना बनाया जब यूक्रेनी लोग अपने परिवारों के साथ क्रिसमस मनाने की तैयारी कर रहे थे। अमेरिका समर्थित शांति समझौते की शर्तों में बदलाव की मांग को लेकर कीव पर दबाव बढ़ाने के लिए मॉस्को ने यूक्रेनी ऊर्जा और रसद स्रोतों पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन ने रूसी ऊर्जा निर्यात को निशाना बनाया है। रूस के दक्षिणी स्टावरोपोल क्षेत्र के गवर्नर व्लादिमीर ने बताया कि यूक्रेन द्वारा रात भर किए गए ड्रोन हमले के कारण इस क्षेत्र की एक औद्योगिक इकाई में आग लग गई है। आइए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पर। बांग्लादेश में भीड़ हिंसा मामला, ढाका के कई हिस्सों में तनाव जारी। विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद एक अन्य युवा नेता मोतालेब शिकदर को गोली मार दी गई, जो राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के नेता थे। ढाका के कई हिस्सों में तनाव फैल गया। अल्पसंख्यकों पर हमलों के बाद बांग्लादेश में हुई हिंसा पर भारत की कड़ी नजर है। बांग्लादेश में अखबारों के जलते दफ्तरों को चुपचाप देखती रही पुलिस। बांग्लादेश में इनकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा में 2 प्रमुख अखबारों के दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने सख्ती से बीच बचाव नहीं किया क्योंकि पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को लेकर डर था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हस्तक्षेप से गोलीबारी और पुलिसकर्मियों की मौत हो सकती थी। बांग्लादेश में भीड़ तंत्र काम कर रहा है, जहां पुलिस स्थिति को संभालने में नाकाम दिख रही है। इनकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा से भारी नुकसान हुआ है। ढाका महानगर पुलिस के एडिशनल पुलिस कमिश्नर SNMD नजरुल इस्लाम ने कहा है कि भीड़ हिंसा के खिलाफ पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई नहीं की क्योंकि पुलिसकर्मियों के निशाना बनने का डर था। उन्होंने बताया कि करवान बाजार में प्रथम आलो और द डेली स्टार के दफ्तरों पर हुए हमलों, तोड़फोड़ और आगजनी के दौरान अगर पुलिस बीच बचाव करती तो गोलीबारी हो सकती थी, जिससे 2 से 4 लोगों की मौत भी हो सकती थी। इसके बाद पुलिस पर भी हमले होते। उन्होंने आगे कहा, उस दिन 2-4 पुलिस वाले मारे जाते। आप जानते हैं कि पुलिस बल 1 साल पहले ही एक बड़े आघात से गुजरा है। चुनाव आने वाले हैं। अगर पुलिस बल में फिर कोई हताहत होता तो मैं इस बल के साथ आगे नहीं बढ़ पाता। इसी कारण हम वहां कार्रवाई में नहीं जा सकते। रूस ने बांग्लादेश से भारत के साथ तनाव को जल्द से जल्द कम करने का आग्रह किया है। रूस ने बांग्लादेश से भारत के साथ तनाव को जल्द कम करने का आग्रह किया है। बांग्लादेश में रूसी राजदूत अलेक्जेंडर ने कहा कि दोनों दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के बीच स्थिर संबंध क्षेत्रीय स्थिरता के हित में होंगे। आइए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पर। बांग्लादेश में हिंसा मामला, दिल्ली में VHP और बजरंग दल के विरोध प्रदर्शन। आज दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने हुआ। यह विरोध उस हिंसा और नरसंहार के खिलाफ किया गया जिसमें एक हिंदू व्यक्ति की हत्या हुई थी। पुलिस ने प्रदर्शन को रोकने के लिए 3 स्तरों की बैरिकेडिंग लगाई। प्रदर्शनकारियों ने उनकी मांग लिखित रूप में अथॉरिटीज को दिए। आइए रुक करते हैं अब भारतीय शेयर मार्केट पर, इंडियन इंडेक्सेस एंड कमोडिटीज पर। 23 दिसंबर 2025 भारतीय शेयर बाजार में स्पष्ट रुख। सेंसेक्स निफ्टी में हल्की गिरावट, IT शेयरों की कमजोरी। भारतीय शेयर बाजार में सपाट रुख। आज भारतीय शेयर मार्केट में सपाट रुख देखा गया। सेंसेक्स निफ्टी में हल्की गिरावट, IT शेयरों की कमजोरी। आज भारतीय शेयर बाजार में सपाट रुख देखा गया। सेंसेक्स निफ्टी में हल्की गिरावट, IT शेयरों में कमजोरी। BSE सेंसेक्स ने मामूली गिरावट दिखाई और लगभग 85,000 के स्तर पर
ट्रेंड किया। वहीं निफ्टी 50 ने लगभग 26,150 पर ट्रेंड करते हुए बाजार को फ्लैट रखा। आईटी सेक्टर की कमजोरी ने बाजार में दबाव बनाया, खासकर आईटी इंडेक्स में 1.1% ड्रॉप देखा गया। वीक रूपी और 2026 में यूएस इंटरेस्ट रेट कट्स की उम्मीद ने भी शेयर बाजार सेंटिमेंट्स पर असर डाला। स्मॉल कैप स्टॉक्स ने हल्की बढ़त दिखाई, मिड कैप भी फ्लैट रहे। आज के टॉप 5 गेनर्स हैं प्रिज्म जॉनसन, जुपिटर वैगन्स, गोदावरी पावर, आईएफसीआई लिमिटेड, चोलामंडलम इन्वेस्ट। और आज के टॉप 5 लूजर्स हैं कोफोर्ज, सिग्निटी टेक्नोलॉजीज, पटेल इंजीनियरिंग, सन फार्मा एडवांस, बैक्टर्स फूड। कमोडिटी प्राइसेस देखें तो गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में बढ़ोतरी देखी गई। कॉपर, जिंक, लेड ने भी बढ़त बनाए रखी। आइए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। बेलराइज इंडस्ट्रीज न्यू 52 वीक हाई आफ्टर बिग ब्लॉक डील। आज बेलराइज इंडस्ट्रीज के शेयरों ने जोरदार उछाल देखा। बीएसई पर शेयर लगभग 179.95 तक पहुंचकर नया 52 वीक हाई बनाया। यह उछाल मुख्यतः प्रमोटर द्वारा किए गए लगभग 897 करोड़ के ब्लॉक डील के कारण आया। डील में प्रमोटर ग्रुप ने लगभग 6.5% स्टेक बेचा है। कंपनी का फोकस 4 व्हील कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट और प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर है। ब्रॉडर मार्केट में भी बेलराइज की स्ट्रेंथ नजर आ रही है। आइए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। अपोलो टेक्नो इंडस्ट्रीज आईपीओ ओपन्स टुडे। आज 23 दिसंबर 2025 को अपोलो टेक्नो इंडस्ट्रीज का आईपीओ खुल गया है। यह आईपीओ बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हुआ है। आईपीओ का इशू साइज अप्रॉक्स ₹47.96 करोड़ है। प्राइस बैंड डिफाइंड है 123 से 130 रुपए प्रति शेयर। आईपीओ में जीएमपी लगभग 11% प्रीमियम दिखाया जा रहा है, जो मजबूत मांग का संकेत है। कंपनी के मुख्य बिजनेस में टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग शामिल है। अपोलो टेक्नो इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना वर्ष 2016 में हुई थी। यह कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर में सक्रिय है। कंपनी के प्रमुख प्रोडक्ट्स में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग रिग्स, डायफ्राम ड्रिलिंग रिग्स, रोटरी ड्रिलिंग रिग्स और उनसे जुड़े स्पेयर पार्ट्स शामिल हैं। कंपनी अपने इन हाउस डिजाइन और इंजीनियरिंग के जरिए क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ साथ रिफर्बिश सर्विस और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस भी उपलब्ध कराती है। आईपीओ से रेज होने वाली फंड्स कंपनी एक्सपेंशन में इस्तेमाल होंगे। आईपीओ से रेज होने वाले फंड्स कंपनी एक्सपेंशन में इस्तेमाल होंगे। आइए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। न्यू मोटोरोला एज 70 लॉन्च इन इंडिया टुडे। आज 23 दिसंबर 2025 को टेक लवर्स के लिए एक अच्छी खबर है। मोटोरोला ने अपना नया स्मार्टफोन एज 70 भारत में लॉन्च कर दिया। यह फोन मार्केट में अल्ट्रा थिन डिजाइन के साथ आया है। एज 70 की थिकनेस मात्र 5.99 मिलीमीटर बताई जा रही है। इससे यह मार्केट के पतले डिवाइसेस की कैटेगरी में टॉप कंटेंडर बन गया है। यह डिवाइस 50 MP सेल्फी कैमरा के साथ आकर्षक फोन बनता है। कैमरा परफॉर्मेंस टेक रिव्यूअर्स की नजर में हाईलाइट है। बैटरी लाइफ और फास्ट चार्जिंग स्पेक्स बाजार की मांग को मैच करते हैं। एज 70 का डिजाइन मॉडर्न और प्रीमियम फील देता है। इंडिया लॉन्च के लिए रिटेल और फ्लिपकार्ट ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। मोटोरोला एज 70 को 8
GB रैम और 256 GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ मार्केट में उतारा गया है। इसकी कीमत 29,999 रुपये रखी गई है। आइए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पर, जो है टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक रोड मैप एंड न्यू ईवी प्लान्स। आज ऑटो सेक्टर से एक और बड़ी खबर सामने आई है। टाटा मोटर्स ने अपनी महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी रोड मैप का खुलासा किया। कंपनी ने बताया कि वह जल्द 5 न्यू इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च करेगी। टाटा ने लक्ष्य रखा है कि फाइनेंशियल ईयर 30 तक 10 लाख चार्जिंग पॉइंट्स भारत में स्थापित होंगे। यह मूव इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन को तेजी देने के लिए स्ट्रैटेजिक है। न्यू इलेक्ट्रिक कार्स में रेंज, परफॉर्मेंस और वैल्यू प्रोपोजिशन पर जोर होगा। अर्बन और सेमी अर्बन मार्केट्स दोनों को टारगेट किया जाएगा। चार्जिंग स्टेशन का रोल आउट पार्टनरशिप्स के साथ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आपका दिन मंगलमय।